सकारात्मक सोच ही जीवन के रास्ते को रोशन करती है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि सुपर प्राइम टाइम शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना रात को 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे जनमत में। और जनमत में आज जो मुद्दे हैं वो बेहद अहम हैं, बेहद खास हैं। क्या है मुद्दे? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ भी गए वो मुद्दे, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अशांति की साजिश, प्रयागराज यानी तीर्थराज प्रयागराज का जो महाकुंभ था उसके बारे में दुनिया ने देखा और दुनिया एक तरीके से चौंक गई कि इतना बड़ा आयोजन भारत में आयोजित किया गया। इतनी लोगों की जनसंख्या ही नहीं होती, उससे ज़्यादा श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगाकर चले भी गए, संपन्न भी हो गया। इससे परेशानी लोगों को बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब अशांति की साजिश वहां पर चल रही है। कौन सा ताज़ा मामला है वो बताएंगे जनमत में। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा, चमोली हादसा तो ये था, लेकिन हमारी फौज हर पल मुस्तैद है। उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए बहुतों को बचा लिया गया। क्या आंकड़ा है वो भी अपडेटेड, अभी आपके साथ उसको भी साझा करेंगे और बताएंगे कितनी कठिनाइयों का सामना हमारे सुरक्षा बलों को जो है करना पड़ा था। फिर आगे बढ़ेंगे। ये मुद्दा सबसे गर्म मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा सभी को प्रभावित कर सकता है। देखिए, रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उससे कई देश प्रभावित हैं, अगर आप माने या ना माने। लेकिन अगर कहीं पर महंगाई होती है, कहीं पर उसका असर होता है, किसी चीज का दाम बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं पर एक युद्ध हो रहा है जो उस देश पर, किसी और देश पर भी असर डाल रहा है। और कल एक घड़ी ऐसी थी जब ये सब मिलके, मतलब डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की आसपास बैठकर इसका हल निकाल सकते थे। लेकिन क्या ये अहंकार आ गया? क्या जेडी वेंस की गलती मान लीजिए, या डोनाल्ड ट्रंप की गलती मान लीजिए, या ज़ेलेंस्की की गलती मान लीजिए, उस अहंकार के चलते उस जो चर्चा में बहस हो गई और बहस के बाद तू मैं हो गई और तू मैं के चलते अब ये युद्ध जो है जिसका हल निकलना था, एक बार फिर से यूक्रेन के लिए कह लीजिए और रूस के लिए कह लीजिए, अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। इसमें आगे क्या और वो तू मैं में क्या हुआ वो आपको दिखाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। पोप फ्रांसिस और बलजिंदर, ये देखिए ईसाइयों के सबसे बड़े, ये इनके गुरु कह लीजिए, ये पोप हैं और इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके लिए देखिए, एक इनकी तबीयत की बात की जाती है और दूसरा एक प्रॉफिट बजिंदर की बात कहेंगे जो भारत में घूमता है, हर जगह चंगाई सभा का आयोजन करता है। अब लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं कि भाई क्या तुम इनका इलाज नहीं कर सकते। ये मुद्दा भी आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए, ये सारे मुद्दे थे जिनको आपको हमने समझा दिया कि आज जनमत में आपके लिए क्या है। अब पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर जो है वो महाकुंभ से है। देखिए, भव्य एवं दिव्य महाकुंभ की वजह से विश्व पटल पर आए प्रयागराज में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रचने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदुओं के महान धार्मिक उत्सव महाकुंभ के समापन के 48 घंटे के भीतर ही, 48 घंटे 2 दिन के भीतर ही कुछ समुदाय विशेष के लिए देखिए पवित्र माने जाने वाले गोवंश के अवशेष इधर उधर फेंके मिले हैं। शहर के दरियाबाद पुलिस चौकी के पास सड़क पर बछड़े का सिर और पैर सड़क एवं नाली में फेंका हुआ मिला। जब आसपास के लोगों ने देखा तो उनमें आक्रोश फैल गया। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों से पूछताछ की और जांच शुरू कर दी। आरोपितों की पहचान के लिए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक की। कैमरों की जो फुटेज थी उनको पता लगी और दरियाबाद निवासी गोपाल अग्रवाल की शिकायत पर अतर सुइया थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले गोपाल अग्रवाल 27 फरवरी को अपने घर से निकले तो उनके गेट पर बछड़े का कटा सर रखा हुआ था। इसके बाद उन्होंने देखा तो उनके पड़ोसी अधिवक्ता दीपक कपूर एवं कई लोगों के घर के सामने कटा पैर था। वहीं शरीर के अन्य क्षत विक्षत हिस्से गली में बिखरे पड़े थे। इसकी जानकारी मिलने पर हंगामा हो गया। सूचना पाकर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सूचना देकर पशु चिकित्सकों को बुलाया। इसके बाद एक टीम आकर जांच की उन्होंने और गोवंश के अवशेषों को अपने साथ ले गई। थाना प्रभारी संजय द्विवेदी का कहना है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। द्विवेदी का कहना है कि माहौल खराब करने के लिए किसी ने जानबूझकर यह हरकत की है। इस एफआईआर में 2 बड़े आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में क्या कहा गया है
देखिए, एफआईआर में कहा गया है कि हिंदुओं के घरों को चिन्हित कर वहां गोवंश के अवशेष जानबूझकर रखे गए। इसमें यह भी कहा गया है कि यह हरकत किसी मुस्लिम समाज के किसी अराजक तत्व की हो सकती है, क्योंकि जिस इलाके में यह घटना हुई है वहां के बगल में मुसलमानों की बस्ती है। इस बस्ती में मुसलमानों की भारी आबादी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इस संबंध में संबंधित थाने को जानकारी दी जा रही है। हालांकि गोवंश का सिर और पैर काटकर फेंकने वाले आज तक पकड़े नहीं गए। लोगों ने पुलिस से अविलंब कार्रवाई का आग्रह किया है। बता दें कि पिछले 5 महीने में ये तीसरी ऐसी घटना है। तो महाकुंभ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीरें तो दिखाने की बनती नहीं है, लेकिन खबर ये है कि भाई प्रयागराज में अति दिव्य अलौकिक क्या कहूँ इस महाकुंभ के बारे में। ये भव्य आयोजन वहां पर हुआ, सभी ने यहाँ पर श्रद्धालुओं ने आके आशीर्वाद लिया, लेकिन कुछ जिहादी तत्वों को, कुछ अराजक तत्वों को ये बर्दाश्त नहीं होता। सनातन से चिढ़ है, हमारी परंपरा से चिढ़ है, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे उनको चिढ़ है। इसके चलते उन्होंने देखिए गोवंश को काटकर वहां घरों के आगे फेंका है। अब हम मांग करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द यहां पर दोषियों को सजा दे, उनको ऊपर जो है सख्त से उनके ऊपर कार्रवाई करे, तब जाके एक मिसाल पैदा होगी। इस खबर पर चलिए, हमने आपको खबर बताई पोल के माध्यम से। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा, वो प्रश्न क्या था वो भी आपको बता देते हैं। प्रयागराज की छवि खराब करना चाहते हैं जिहादी, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा। तो प्रयागराज, ये आपने उत्तर क्या दिया? 94% लोगों ने कहा हां छवि खराब करना चाहते हैं जिहादी, 6% ने कहा ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। फिर से बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस और महाकुंभ के आयोजन पर पुलिस प्रशासन की प्रशंसा की। ये तारीफ तो बनती है। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 की पूर्णाहुति के अवसर पर गुरुवार को गंगा मंडपम में आयोजित एक विशेष संवाद कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को संबोधित किया है। पुलिस कर्मियों को इस दौरान उन्होंने महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन करार देते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व और पुलिस बल के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। सीएम ने पुलिसकर्मियों के धैर्य और शालीनता की प्रशंसा की। उन्होंने घोषणा की कि महाकुंभ में ड्यूटी देने वाले 75,000 जवानों को महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, उनको मिलेगा। साथ ही पुलिस कर्मियों को 10,000 रुपए का स्पेशल बोनस और सभी को फेज वाइज 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाएगा। मतलब हिस्सों में सभी को छुट्टी मिलेगी, छुट्टी उनको चाहिए। जी तोड़ मेहनत करी है हमारे पुलिस कर्मियों ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों से अपने संबोधन में कहा कि महाकुंभ जैसा विशाल आयोजन एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने इसे एक ऊंची चोटी तक पहुंचाया है। ये आप सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। अगर हम समस्या के बारे में सोचते तो बहाने मिलते, लेकिन समाधान के बारे में सोचा तो रास्ते मिले। हमने समाधान का रास्ता चुना और इसे दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बनाया। उन्होंने पीएम मोदी के दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ के थीम की चर्चा करते हुए कहा कि ये देखिए आयोजन भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और आर्थिक प्रगति का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ का भागीदार बना होगा वही इसके स्किल और स्केल के बारे में समझ पाया होगा। किसी कोने में बैठकर विद्वेष भाव से टिप्पणी कर देना आसान बात है। उन्होंने महाकुंभ के दौरान पुलिसकर्मियों के धैर्य और शालीनता की प्रशंसा की और कहा कि कई बार कुछ लोग जवानों को धक्का भी दे देते थे, तब भी हमारे जवानों ने सहनशीलता का परिचय दिया। महाकुंभ में पुलिस ने क्राउड मैनेजमेंट, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मौनी अमावस्या पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन 15-20 मिनट में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को इलाज मुहैया कराया गया। आग की घटनाओं को 10 मिनट में नियंत्रित किया गया है, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई। महाकुंभ को सफल बनाने में लगे पुलिसकर्मियों को योगी सरकार ने पुरस्कृत करते हुए 10,000 बोनस और 7 दिन की छुट्टी दी है। इस पर एक पुलिसकर्मी ने एक कविता सुनाई है। पहले आप वो कविता भी जरा ध्यान से सुनिए। कुंभ की ड्यूटी में हमको सुनो भाई, पहले कनेक्ट करना सब लोग। अरे तो हम ही का ढकेल दो तो बनाई क्या कि कुंभ की ड्यूटी में हमको ट्रीटमेंट या खास मिला है। कुंभ की ड्यूटी में हमको ट्रीटमेंट या खास मिला है। काम हमारा अच्छा था, ऐसा हमको आभास मिला है। ठीक है, कुंभ की ड्यूटी में हमको ट्रीटमेंट या खास मिला है। काम हमारा अच्छा था,
ऐसा हमको आभास मिला है। कुंभ की ड्यूटी खत्म, बहुत हम खुशी हुए क्योंकि कुंभ की ड्यूटी खत्म, बहुत हम खुशी हुए क्योंकि 10,000 बोनस के संग में 7 दिवस अवकाश मिला है। थैंक यू भाई। ओके, नारी शक्ति को। तो आपने देखा किस तरीके से पुलिसकर्मी खुश थे। इन पुलिसकर्मियों की खुशी इस बात से नहीं है कि उन्हें छुट्टी और जो है पैसे मिलेंगे या फिर उनको जो इनाम मिलेगा, बल्कि खुशी इस बात से है कि उन्हें उनकी मेहनत, उनकी लगन के लिए सम्मान मिल रहा है। और वाकई ये महाआयोजन को सुयोजित तरीके से संपन्न करना प्रशंसनीय है। और सुदर्शन न्यूज भी उत्तर प्रदेश पुलिस को उसके इस योगदान के लिए सैल्यूट करता है। और एक तरीके से मैं तो कहूँगा साधुवाद कि भाई जिस तरीके से आपने सनातन की भावना के साथ, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो सनातनी पुलिस यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, कि भाई बाबा की जो फौज है, बाबा की जो पुलिस है वो सनातनी है। और उनको पता था कि भक्तों की मदद करना उनकी प्राथमिकता थी। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी की मदद करती हुई पुलिस वहां पर महाकुंभ के आयोजन में सम्मिलित थी। डिसिप्लिन भी रखना था, कड़ाई भी रखनी थी, लेकिन सनातनी है तो भाई जो है प्रभु के भक्त की सेवा भगवान की पूजा से बड़ी होती है। तो ये महाकुंभ में पुलिस ने साबित किया कि भाई सख्त रवैया जरूरी है। प्रशासन जो है अनुशासन के साथ ही चलता है, लेकिन इस अनुशासन के साथ अपने हृदय से काम को आगे भी बढ़ाया। मदद सबकी की, चाहे दिव्यांगजन हो, हमारे भाई हो, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी के लिए एक तरीके से मदद का हाथ पुलिस ने बढ़ाया है। और अपनी ड्यूटी के परे, अपने घंटों को ना गिनते हुए उन्होंने अपनी ड्यूटी दी है। इसीलिए तो आज ये तारीफ के पात्र हैं, काबिले तारीफ इनका काम है। एक खबर हमने आपको बताई, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से भी आपसे प्रश्न पूछा, महाकुंभ में पुलिस प्रशासन का योगदान प्रशंसनीय। तो 98%, 98% बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए भीषण हिमस्खलन यानी एवलांच हादसे में 50 मजदूरों को कैसे रेस्क्यू किया गया। देखिए 50 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है और इस दुर्घटना में 4 मजदूरों की मौत की खबर भी आई है, जबकि बाकी मजदूरों का इलाज जारी है। प्रशासन और राहत एजेंसियों द्वारा अभी भी 5 लापता मजदूरों की तलाश की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है। अब देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना और आईटीबीपी की भूमिका के बारे में आपको बताते हैं। राहत एवं बचाव कार्य में सेना और आईटीबीपी के जवान पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। अब पीआरओ डिफेंस देहरादून के लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि राहत कार्य लगातार जारी है। सेना और अन्य एजेंसियों की मदद से मजदूरों को सुरक्षित, कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। बचाव दल ने अब तक 50 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन 5 मजदूर अब भी लापता हैं। इनके खोजबीन के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और स्निफर डॉग्स यानी जो खोजी कुत्ते होते हैं, स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। दिल्ली से ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार यानी जीपीआर भी मंगाई गई है, जिससे बर्फ के नीचे दबे कंटेनरों को ट्रेस करने में सहायता मिलेगी। अब घायलों का इलाज और एम्स ऋषिकेश में विशेष तैयारी, इसके बारे में जान लीजिए। चमोली हादसे में घायल हुए मजदूरों के इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स को अलर्ट पर रखा गया है। गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों को एयर एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ऋषिकेश एम्स की टीम ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं ताकि मरीजों को समय पर उचित इलाज मिल सके। माणा हिमस्खलन और प्रशासन की सतर्कता के बारे में भी समझिए। हादसे के मद्देनजर प्रशासन ने ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। भारी बर्फबारी के कारण चमोली जिले में हिमस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। गौचर हवाई पट्टी को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जहां प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात की गई हैं। एसडीएम संतोष कुमार पांडे स्वयं स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कठिन परिस्थितियों में बचाव अभियान, बचाव कार्य अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किया जा रहा है। देखिए 8 फीट तक जमी बर्फ, लगातार हो रही भारी बर्फबारी और माइनस तापमान के बीच सेना और आईटीबीपी के जवान हिमस्खलन में दबे मजदूरों को सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं। अत्यधिक बर्फ के कारण अभी भी 3 कंटेनरों को ट्रेस नहीं किया जा सका है, लेकिन बचाव दल युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। स्थानीय लोगों के लिए प्रशासन की अपील वो भी बता दें, और ये आपको पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पर सीएम जो है वो लगातार एक्टिव थे। फोन के जरिए उन्होंने पल पल की
अपडेट ली, पल पल की जानकारी दी, नजर बनाई रखी। हादसे का हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया, रेस्क्यू के दौरान वो मौजूद रहे, मजदूरों से हालचाल उन्होंने जाना भी है। तो स्थानीय लोगों के लिए प्रशासन की अपील, देखिए प्रशासन की अपील यह है, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के मद्देनजर सभी नागरिकों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के माणा में हिमस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। अब जोशीमठ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेना के जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की और बचाव और राहत अभियान जो है उसकी जानकारी भी ली है। तो पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली, वो यहां पर एक्टिव हैं। और आप देखिए, स्वयं जब राज्य के मुख्यमंत्री फील्ड पर जाते हैं, हालात का जायजा लेते हैं, सेना के अधिकारियों से बात करते हैं, फील्ड पर उतर कर काम करते हैं, तो उसका जो है असर देखने को मिलता है। काम देखिए, सेना का, आईटीबीपी का तो काबिले तारीफ है ही, यहां पर सरकार का भी काम और सरकार के शीर्ष नेतृत्व का भी काम काबिले तारीफ है। जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद है, जो जाने गई वो बेहद दुखद है, लेकिन इतने लोगों को बचा पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये आपने तस्वीर देखी और साथ ही साथ चलिए, अब आपको हमने खबर समझाई, अब लेकिन आपको आधिकारिक यहाँ पर प्रतिक्रियाएं भी दिखाना आवश्यक है। तो क्या कहा है लेफ्टिनेंट जनरल अनिध्य सेन गुप्ता, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने, वो भी आपको सुनाते हैं उनके द्वारा, उन्हीं के मुख से। Here at Mana, the site of the unfortunate incident yesterday, where on 28 February at 7:15, 8 containers containing the GREF contractors' labor were trapped in an avalanche. During the avalanche, 22 persons possibly had escaped and gone towards Badrinath. However, the balance were trapped. 10 were recovered yesterday by sustained efforts of Indian Army, the ITBP platoon here and the other agencies. चलिए, इसी के साथ आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, आप तस्वीरों के माध्यम से समझ पाए होंगे कैसे इतनी बर्फ के बीच आईटीबीपी सेना के अधिकारी ऑन ग्राउंड थे, बूट्स ऑन ग्राउंड थे, इस बर्फ का सामना करते हुए। हादसे का शिकार वहां पर कोई भी अभी भी हो सकता है, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो उनका जो है काम है, काम को सर्वोपरि रखते हैं, अपने कर्म को वो कर्म करते हुए वहां पर नजर आए। और वो ऑफिसर्स की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई। जनमत में अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी पूरी तरह जमीन स्तर पर सक्रिय दिख रही है। इसी संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह सचिव और आईबी प्रमुख के साथ साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक पर कहा, छोटे छोटे विषय जो दिल्ली को बड़ी बड़ी दिक्कत दे रहे थे, उन्हें लेकर जब भी भारत सरकार द्वारा ब्यौरा मांगा गया तो उस पर कभी भी दिल्ली की तात्कालिक सरकार द्वारा सहयोग नहीं किया गया, यानी पिछली सरकार के द्वारा, जो कि केजरीवाल सरकार थी। कहां पर किन चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में प्राथमिक चर्चा की गई और जल्द ही इस पर नीतियां बनाते हुए काम भी किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी से संबंधित विषयों के समाधान पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए समस्या है, उस पर भी गहन चर्चा हुई है। अब डबल इंजन की सरकार जिस तरह के अन्य राज्यों में काम कर रही है, अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का काम जनता को नजर आएगा। ये मासिक समीक्षा बैठक की जाएगी। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देगी। क्या कुछ कहा सीएम रेखा गुप्ता ने, चलिए पहले आप वो सुन लीजिए, विस्तार से जानिए सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। स्वयं गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित रहे। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे, और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया।
आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन, वो कमेटियाँ जो शांति समितियाँ, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है, उस पर चर्चाएं हुई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की, उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन, उस विषय पे चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी जो मैंने बताया कि वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ। तो देखिए, हर विषय पर उन्होंने जानकारी दी और कहा कि भाई देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू हो गया था दिल्ली की। जब बात हम करते हैं, सुदर्शन न्यूज तो प्रमुखता से दिल्ली की हर खबर आप तक पहुंचाता है और सरकार अब सतर्क भी है। ये हमारी खबरों का भी असर होता है, जिसका हम क्रेडिट लेने का प्रयास नहीं करते। हम चाहते हैं देश की जनता सुरक्षित रहे और बचे इन अपराधियों से। खैर, ये महत्वपूर्ण बैठकें जो है आगे जारी रहेंगी। एक आश्वासन जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। सीएजी की रिपोर्ट में हुए खुलासे पर भी राजनीति गर्म हो गई। ये बात दिल्ली की चल रही है। कैग यानी सीएजी रिपोर्ट पर बीजेपी का कहना है कि यह केजरीवाल का काला चिट्ठा है, तो वहीं कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा का रवैया काम करने का कम और आपको गालियां देने का ज्यादा दिख रहा है। लोगों ने भाजपा को सरकार में इसलिए बैठाया है ताकि वो काम करें। वो कैग की सभी रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं कर रहे हैं? विपक्ष को भी उस पर अपनी बात रखने का मौका दीजिए। क्या कुछ घमासान यहां पर छिड़ गया है, वो भी आपको हम सुनाते हैं। जरा इस घमासान की तस्वीरें भी और प्रतिक्रियाएं भी वो भी आप सुनने का प्रयास करिए। आप अब सरकार में हो, आपकी पार्टी सेंटर में भी है, एलजेबी आपके पार्टी का बनाया हुआ है, सीबीआई आपके पास है, सीआईडी तमाम संस्थाएं आपके पास हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो आपके पास है। हम ये उम्मीद करेंगे कि जितनी चीज़ें आप कह रहे हैं कि नई नई चीज़ें आपको मिली, पहली चीज़ बीजेपी को क्यों वो चीज़ें आज मिली जिसको कांग्रेस बार बार कह रही थी कि इसमें भ्रष्टाचार है। चलो आज इन्होंने माना कि हम लोगों ने जो चीज़ें उठाई थी कांग्रेस ने, उस सब में इनको भ्रष्टाचार दिखाए। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर इनको भी फाइलों में और न चीज़ों से इनको भ्रष्टाचार दिखता है तो उसको केस तक ले जाएंगे और प्रोसिक्यूट करेंगे। मेडिकल स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पर जो बेसिक्स हैं वह भी नहीं है। थर्मामीटर जैसी बेसिक चीज़ मोहल्ला क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में, सरकारी डिस्पेंसरीज में नहीं है। बीपी चेक करने की मशीन नहीं है, शुगर देखने की जो इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं है। ये बेसिक है। तो दिखता है कि सिर्फ हवाबाजी होती रही, काम के नाम पर हवाबाजी करते रहे, सिर्फ पब्लिसिटी करते रहे और मोहल्ला क्लिनिक का ढोल पीटते रहे और ज़मीन पर कुछ नहीं था। अंदर से कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जन कल्याण के लिए। सरकार बनने के बाद उन्होंने काम क्या किया? इनको सबसे बड़ा काम लगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाओ, उनकी चित्र हटाओ और वहां पर प्रधानमंत्री का चित्र लगाओ। तो जो रवैया अभी दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो काम करने का कम दिख रहा है और आम आदमी पार्टी को पेट भर करके गालियां देने का ज्यादा दिख रहा है। देखिए, मैं वही बात तो आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही थी वही काम आज भी कर रही है। इसके लिए सरकार नहीं बनाई लोगों ने। ये काम तो पहले ही वो कर लेते थे, गालियां देने का, झूठे आरोप लगाने का, सारे तरह के तिकड़म करने का। तो सरकार में लोगों ने बिठाया है इसलिए कि वो काम करें। आज भी काम करने की जगह
चलिए, आपने यहाँ पर कैग रिपोर्ट के बाद वार पलटवार का सिलसिला देखा। अब हमने आपको पोल के माध्यम से, क्योंकि कार्यक्रम जनमत है तो कार्यक्रम में आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी बता दें। कैग रिपोर्ट में फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल, हाँ या ना में जवाब देना था। 91% 91% तो कह रहे हैं हाँ फंस चुके हैं केजरीवाल। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मामला अंतर्राष्ट्रीय है लेकिन असर पूरी दुनिया पर हो गया है और हर कोई जानना चाहता है कि कैसे, क्यों, कब। ये जान लीजिए अब ट्रंप व्हाइट हाउस। खबर का क्या मतलब है आपको मैं बताता हूं। 28 फरवरी 2025 को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बैठक एक अप्रत्याशित और नाटकीय मोड़ पर समाप्त हुई। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होने वाली इस अहम मुलाकात से पहले उम्मीद थी कि ये यूक्रेन रूस युद्ध के भविष्य को लेकर किसी ठोस समझौते की दिशा में जाएगी, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत निकली। बैठक समय से पहले ही खत्म हो गई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई और जेलेंस्की को बिना किसी ठोस नतीजे के लौटना पड़ा। व्हाइट हाउस के गलियारों में चली गर्मा गर्म बहस ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रंप का कड़ा रुख, अमेरिका का अपमान बर्दाश्त नहीं, ये वो कह रहे हैं। बैठक के दौरान तनाव तब चरम पर आ गया जब जेलेंस्की ने अमेरिका की सैन्य सहायता और सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना सुरक्षा गारंटी के किसी भी तरह के युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं होगा। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि रूस पहले भी कई बार युद्ध विराम तोड़ चुका है और अगर इस बार कोई भी हलचल होती है तो यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप को यह बयान रास नहीं आया। ट्रंप ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाई आप सीज फायर नहीं चाहते हैं। इसमें ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, ये अधिकारी हैं रूस की और उनके द्वारा जिस तरीके से ये माथा पकड़ा जा रहा है, सर पर हाथ फेरा जा रहा है, ये दिखाता है कि कितने वहां पर टेम्परेचर हाई था, लोग परेशान थे। आप सीज फायर नहीं चाहते हैं बल्कि आप लोगों को मरवाना चाहते हैं, ये आरोप लगा दिया गया इन पर। ये अमेरिका का अपमान है। इस बयान ने पूरी बैठक का माहौल बदल दिया। ट्रंप की नजर में जेलेंस्की अमेरिका को केवल एक एटीएम समझ रहे थे, जबकि वो चाहते थे कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी जेलेंस्की को खरी खरी सुनाई और मैं तो कहता हूं कि मामला खराब ही जेडी वेंस के बोलने के बाद हुआ और खरी खरी सुनाई और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने की उनकी कोशिशों को खारिज कर दिया। अब रूस की खुशी, पश्चिम की चिंता कैसे। देखिए, रूस ने इस घटनाक्रम पर खुलकर खुशी जताई है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इसे जेलेंस्की के लिए कड़ा तमाचा बताया और कहा कि अमेरिका अब यूक्रेन की सच्चाई समझ चुका है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक अहंकारी सुअर की व्हाइट हाउस में क्रूर तरीके से पिटाई की गई। रूसी प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने जेलेंस्की पर कृपालु हाथ को काटने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो लगातार अमेरिका और अन्य सहयोगियों का अपमान कर रहे हैं। रूस की संसद के ऊपरी सदन के उपाध्यक्ष कॉन्स्टेंटिन कोसाचवोव ने इसे जेलेंस्की की राजनीतिक हार बताया और भविष्यवाणी की कि अगली बार उन्हें अमेरिका से समर्थन के लिए घुटनों के बल चलना होगा। क्रेमलिन के इस जश्न का कारण साफ है। यदि ट्रंप वास्तव में यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक देते हैं तो यह पुतिन के लिए एक बड़ी जीत होगी और यह हुआ भी है। देखिए, यूरोप की चिंता, ट्रंप पुतिन की डील। इस घटना के बाद यूरोप में भी हलचल तेज हो गई है। यूरोपीय नेता अब इस चिंता में हैं कि कहीं ट्रंप और पुतिन कोई ऐसा समझौता न कर लें जिसमें यूक्रेन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को हथियारों और सैन्य मदद की गारंटी देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन वे भी जानते हैं कि बिना अमेरिका की भागीदारी के ये संघर्ष मुश्किल हो जाएगा। अब जेलेंस्की की सफाई, लेकिन क्या ये काफी है? देखिए, बैठक के बाद जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया, लेकिन इससे बात नहीं बनी। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि बैठक के दौरान जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था और इसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनका ये माफीनामा ट्रंप को शांत कर पाएगा? अब राजनीतिक संकेत, यूक्रेन को अकेला छोड़ने की तैयारी है क्या? ट्रंप पहले ही जेलेंस्की को बिना चुनावों वाला तानाशाह कह चुके हैं, कॉमेडियन कह चुके हैं और इस बैठक के बाद उनके रुख में और कड़वाहट आई है। ये बात भी गौर करने लायक है कि रूस लंबे समय से यही आरोप लगाता रहा है कि जेलेंस्की अवैध रूप से सत्ता में हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और यूक्रेन युद्ध के चलते नए चुनाव नहीं करवा पाया है। ट्रंप की इस आलोचना के बाद यह आशंका और गहरी हो गई है कि अमेरिका यूक्रेन को दिए जाने वाले समर्थन में कटौती कर सकता है। अब नया मोड़ या यूक्रेन की हार की शुरुआत, ये मुद्दा भी जानिए।
ट्रंप का साफ संदेश है, अगर यूक्रेन को युद्ध खत्म करना है तो उन्हें शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, अन्यथा उन्हें अमेरिका के बिना लड़ना होगा और अमेरिका के बिना वे जीत नहीं सकते। ये बयान यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी है। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका की नीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप अपनी प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट हैं। अमेरिका का पैसा अमेरिका के लिए। अगर ज़ेलेंस्की को अमेरिका का समर्थन चाहिए तो उन्हें ट्रंप की शर्तों को मानना होगा, वरना उन्हें यह युद्ध अकेले ही लड़ना पड़ेगा। यूक्रेन अब दोराहे पर खड़ा है, या तो उसे किसी भी कीमत पर रूस के साथ समझौता करना होगा या फिर एक ऐसे युद्ध में उतरना होगा जहां उसका सबसे बड़ा सहयोगी खुद उसे पीछे छोड़ने की तैयारी कर चुका है। क्या ये यूक्रेन की हार की शुरुआत है? आने वाले हफ्ते में इस सवाल का जवाब आपको देंगे, विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि अब दिक्कतें ज़ेलेंस्की के लिए मुझे लग रहा है मुश्किल है। लेकिन मुझे ये भी लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल ज़ेलेंस्की कोई भला बुरा कहा जाए, वहाँ पर बात खत्म हो जाती है। जब टेबल पर जब 4 लोग बैठते हैं, 4 वरिष्ठ लोग बैठते हैं, तो सभी को वहाँ पर संयम का प्रदर्शन करना चाहिए था। इसमें किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, इसमें सभी की गलती थी और नुकसान यूक्रेन की जनता का भी होगा, रूस की जनता का भी होगा और साथ ही साथ पूरे विश्व का भी होगा, क्योंकि युद्ध से किसी का भला लंबे समय तक तो नहीं होता। 3 साल तक अगर कोई युद्ध चलेगा तो आप उससे सोचें कि भाई शांति नहीं हो तो फिर भी फायदा होगा, चलता रहेगा, तो इससे केवल एक ही व्यक्ति का फायदा होता है, जो डिफेंस लॉबी से यानी हथियारों के सौदागरों का फायदा होता है। उस लॉबी को यहाँ पर पैसा मिलता है, नुकसान बाकी लोगों का होता है जो मारे जाते हैं या जिनका व्यापार प्रभावित होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, आगे इसमें जो है बदलाव आना चाहिए। लेकिन अब क्या, देखिए इस खबर पर भी हमने आपको विस्तार से समझाया, बातचीत कैसे बिगड़ी वो भी दिखाया, तस्वीरें दिखाई, टकराव। लेकिन अब पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा, बहस के बाद बढ़ जाएगी यूक्रेन की मुश्किलें, ये प्रश्न था। 86% ने कहा हाँ, 14% ने कहा ना। जनमत में अब बात करेंगे पोप फ्रांसिस और ढोंगी बलजिंदर सिंह की। कैथोलिक चर्च के प्रमुख और वेटिकन सिटी स्टेट के संप्रभु पोप फ्रांसिस को 28 फरवरी को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के चलते गैर आक्रामक मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखा गया है। अब देखिए, ब्रोंकियोस्पिरेशन के कारण उनके फेफड़ों में संक्रमण बढ़ गया, जिसके चलते उन्हें रोम के गैमेली अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पिछले 2 हफ्तों से वो डबल निमोनिया से जूझ रहे थे। वेटिकन ने जानकारी दी थी कि 88 वर्षीय पोप इलाज के दौरान होश में थे और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत में एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा हो रही है जो चमत्कार करने का दावा करता है, चंगाई सभा वो लागू करता है, वो चलाता है। पंजाब का विवादित पादरी बलजिंदर सिंह। इंटरनेट पर उसे लेकर मीम्स और वीडियो की भरमार है, देखिए, जिसमें उसे बीमार लोगों को चमत्कारिक तरीके से ठीक करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब दुनिया के सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु खुद आधुनिक चिकित्सा का सहारा ले रहे हैं, तो फिर यह कथित चमत्कारी पादरी किसे बेवकूफ बना रहा है। अब देखिए, बोलने लगी वीडियो और ढोंग की दुकान। बलजिंदर सिंह की लोकप्रियता तब बढ़ी जब उसका बोलने लगी वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में उसे एक गूंगी बच्ची को चमत्कार से बोलने लायक बनाते हुए दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर इसके मीम्स बने और देखते ही देखते सिंह की सर्वशक्तिमान चमत्कारी पादरी के रूप में प्रचारित उसको किया जाने लगा। ये देखिए, अब इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये ढोंगी जो है, एक तरफ पोप वेटिकन है और दूसरी तरफ ये बलजिंदर, ये नाटकबाज जो जिस तरीके से हाथ हिलाता हुआ नाटक करता है किसी बंदर की मानिंद। और ये देखिए, ये पूरी इनकी टोली है जो बगल में गिर जाती है हाथ हवा चलाने से। ये मूर्खों की टोली जो है, और ये सोचिए ये सनातनियों को कन्वर्ट करते हैं। सच्चाई ये थी कि ये अंधविश्वास फैलाने और भोले भाले लोगों को गुमराह करने का एक घटिया नाटक था। दर्शकों, हम बार बार आपको ये खबरें सुनाते हैं, दिखाते हैं, ताकि आप अब तो सुधर जाइए, अब तो समझ लीजिए कि ऐसी कोई चंगाई सभा नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। ईश्वर जिसको चाहे उसको सांसें दे, जिसको चाहे उसकी सांसें ले। ये इंसान के बस की बात नहीं है, हैसियत के परे है, और ऐसे बंदरों के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और खास तौर पर जो ये मजाक बनाते हैं दिव्यांगजन भाइयों का और मजाक बनाते हैं सनातनियों का, और ये कन्वर्ट करते हैं, और कैसे करते हैं वो तो हम भंडाफोड़ करते ही आए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने इस वीडियो पर आपत्ति जताते हुए चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर इस पादरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आयोग ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं, बल्कि नाबालिग बच्चों के इस्तेमाल के कारण ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 का भी उल्लंघन है। जब धर्मगुरु से अपराधी बना
बलजिंदर सिंह, उसके बारे में बताते हैं। अगर बलजिंदर सिंह की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि वो धर्मगुरु कम और एक अवसरवादी अपराधी ज्यादा है। हरियाणा के यमुनानगर में देखिए, एक जन में बलजिंदर सिंह ने जेल में एक पादरी के संपर्क में आकर ईसाई धर्म अपना लिया। जेल में जाके फिर ईसाई बना था। 2012 में इसने चंगाई सभा आयोजित करना शुरू की और धीरे धीरे अपनी दुकानदारी बढ़ा ली। लेकिन 2018 में उसकी असलियत सामने आई जब पंजाब की एक महिला ने उसके खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था। बलात्कारी है। महिला ने शिकायत में बताया कि बलजिंदर ने 2017 में उसे विदेश भेजने का झांसा दिया था। इसके बाद उसने चंडीगढ़ में अपने घर पर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और इस कृत्य का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि सिंह ने उसे पैसे भी उससे ऐंठे हैं। अंधविश्वास का धंधा बंद हो, ये हम मांग करते हैं। आज जब पोप फ्रांसिस खुद चिकित्सा विज्ञान पर भरोसा कर रहे हैं, मॉडर्न साइंस पर भरोसा कर रहे हैं, तो भारत में बलजिंदर सिंह जैसे ढोंगी चंगाई का पाखंड फैलाकर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने वाले लोगों पर अब सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, जेल में डालना चाहिए इन धर्मांतरण करने वाले लोगों को। ऐसे कथित चमत्कारी पादरियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये समाज में झूठ और अंधविश्वास ना फैला सकें। धर्म के नाम पर धोखा देने वालों का पर्दाफाश करना जरूरी है ताकि लोगों को सच और विज्ञान पर जो भरोसा है वो ऐसे धूर्तों की नौटंकी से टूट ना जाए। देखिए, अब ये देखिए, जब पोप धर्मगुरु उनका जो है, खास तौर पर मजहब का जो गुरु है, वो उसको परेशानी है और ये उनका इलाज नहीं कर सकता तो ये किसी का क्या ही इलाज करेगा। ऐसे लोगों के नाटक से बचिए। कुछ चंगाई सभा कुछ नहीं होती है। अपने ईश्वर, अपने प्रभु राम, उनको मानिए, आपका इलाज हो जाएगा, ईश्वर की इच्छा हुई तो। चलिए इसी के साथ आगे दीजिए, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।